विंड्स ऑफ चेंज के इस नए एपिसोड में हम मगध के उत्थान की बात करने जा रहे हैं। आप सब लोगों ने षोडश महाजनपद यानी 16 स्वतंत्र राज्यों की बात सुनी होगी। मगध भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक महाजनपद था। ऐसे बाकी 15 महाजनपद भी नॉर्थ इंडिया या ईस्टर्न इंडिया में मौजूद थे, लेकिन हम देखते हैं कि इनमें से सिर्फ मगध एक साम्राज्य स्थापित कर पाया और जिसे मौर्य वंश ने उत्कर्ष पर पहुंचाया। क्या कारण था कि मगध जो अन्य 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था, वो एक साम्राज्य को स्थापित करने में सफल हुआ? पहला कारण जो हम देखते हैं वो उनका भौगोलिक क्षेत्र है। हम सबको ज्ञात है कि मगध की राजधानी राजगीर थी। फिर हमें ये भी ज्ञात है कि दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी। राजगीर के बारे में हम जानते हैं कि वो 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित स्थान था, यानी राजधानी पूरी तरह से सुरक्षित थी। उसका क्षेत्र नालंदा, गया से लेकर पटना और उसके आसपास का क्षेत्र था, जो नदियों से भी घिरा हुआ था। पाटलिपुत्र जब दूसरी राजधानी या बाद में जो राजधानी बनती है, तब हम देखते हैं कि वो गंगा और सोन नदी के संगम पर बनती है, जो एक तरह से पानी के किले के रूप में घेराबंदी किए हुए था। दूसरा कारण जो हमारे सामने आता है वो आयरन की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता थी, जिसके कारण वो अन्य गणराज्यों या जनपदों या महाजनपदों से अच्छे हथियार, सोफिस्टिकेटेड हथियार बनाने में सक्षम थे। तीसरी चीज थी उपजाऊ नदी की उपजाऊ भूमि, जहाँ प्रचुर मात्रा में अन्न की पैदावार होती थी और जिसके वजह से व्यापार भी काफी उन्नति पर था, यानी राजस्व की प्राप्ति बहुत ही सुलभ, सहज ढंग से और प्रचुर मात्रा में होती थी, जिसके कारण मगध सम्राट एक बड़ी सेना को बनाए रख सकते थे। एक बात और हमारे सामने आता है कि जब लोग घोड़े पर लड़ाइयाँ लड़ते थे, उस वक्त मगध ने हाथियों का इस्तेमाल भी किया था, जो युद्ध में इनको विजय दिलाता रहता था। हम ये भी देखते हैं कि कोई भी प्रदेश हो, कोई भी देश हो, एवं वर्तमान का भी कोई देश हो, उसको उन्नति के रास्ते पर ले जाने के लिए, उसे विकसित करने के लिए, उसे एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए एक सफल नेतृत्व की जरूरत होती है। मगध इस मामले में बड़ा ही भाग्यशाली था कि उसके पास बिंबिसार जैसे सम्राट थे, अजातशत्रु जैसे सम्राट थे। इसके अलावा नंद वंश तक हम देखते हैं, उससे पहले शिशुनाग को हम देखते हैं एक सक्षम सम्राट के रूप में। फिर हम देखते हैं नंद वंश को, महापद्म नंद के समय में मगध उत्कर्ष पर पहुंच गया था। उसका ह्रास फिर धनानंद के समय हुआ, जिसका लाभ उठा करके मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको सत्ता से बेदखल करके मौर्य हुकूमत को कायम किया।
इन कारणों की वजह से मगध एक छोटे से महाजनपद 16 में से एक महाजनपद से विकसित होकर के एक बड़ा साम्राज्य बन गया। इसके पहले सक्षम सम्राट के रूप में हम बिंदुसार को देखते हैं। बिंदुसार ने अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए अंग को, जो वर्तमान में भागलपुर मुंगेर के क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य था जिसकी राजधानी चंपा थी, पर कब्जा कर लिया और उसे मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। फिर उस पर अधिपत्य बनाने के बाद बिंबिसार ने अपने बेटा अजातशत्रु को उसके संचालन के लिए जिम्मेदारी सौंप दी। फिर हम देखते हैं कि बिंबिसार सिर्फ एक विजेता के रूप में, एक सेना नायक के रूप में हमें नहीं, बल्कि एक बहुत ही महान कूटनीतिज्ञ के रूप में भी हमें दिखाई पड़ता है। जब अवंती से लगातार संघर्षरत था मगध, तब दोनों में एक समझौता हो गया और अवंती, जो उसका सबसे बड़ा विरोधी था, उससे बहुत दिनों तक मगध चिंता मुक्त हो गया। अंग पहले ही मगध साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने कूटनीति के क्षेत्र में एक और काम बड़ा ही जबरदस्त किया था। वो था वैवाहिक संबंध को स्थापित करना। हम जब देखते हैं कि महाकौशल, कौशल वंश की राजकुमारी और प्रसन्नजित, जो उस कौशल वंश के उत्तराधिकारी थे, की बहन थी, से बिंबिसार की शादी होती है और इस शादी में दहेज के रूप में काशी का एक समृद्ध प्रदेश इनको मिलता है, जिसका उस वक्त इतिहासकारों ने आकलन किया है कि वो 1 लाख सिक्के का राजस्व उससे प्राप्त होता था। इसकी वजह से, इस वैवाहिक संबंध के वजह से, एक तो कौशल से मित्रता हो गई, दूसरी तरफ इतने बड़े राजस्व की प्राप्ति होने से मगध और समृद्ध हो गया। अब वो और ज़्यादा सेना की बहाली कर सकता था, बड़े सेना को मेंटेन कर सकता था, उसका देखभाल कर सकता था। फिर हम देखते हैं कि उसकी दूसरी शादी वैशाली लिच्छवी की राजकुमारी से होती है, जिसका नाम चेलाना था। इसी राजकुमारी से उनको एक पुत्र रत्न प्राप्त होता है, जिसे हम अजातशत्रु के नाम से जानते हैं। तीसरी शादी उसने किया मुद्रा वंश के मुखिया की बेटी से, जो पंजाब के इलाके में थे। इस तरह से इन वैवाहिक संबंधों के कारण बिंबिसार को भारी राजनीतिक प्रतिष्ठा और संसाधन उपलब्ध हुआ, जिससे उसकी शक्ति काफी बढ़ी। फिर हम देखते हैं कि इन्होंने 544 से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक लगातार 52 वर्ष तक शासन किया, जिसमें मगध साम्राज्य बहुत सुदृढ़ हुआ। उसके व्यापार में बहुत उन्नति हुई, सैन्य शक्ति में भी बहुत बढ़ोतरी हुई। मैंने पहले ही कहा कि प्रारंभ में भले ही पारंपरिक हथियारों से वे लड़ते थे, लेकिन एक से एक आविष्कार उस समय के हिसाब से मगध सम्राट ने किया था। सेना में हाथी का प्रवेश, गुलेल टाइप से किसी चीज को फेंकने प्रोजेक्शन का हथियार, घोड़े का भी इस्तेमाल, हाथी का भी इस्तेमाल, अच्छे उन्नत किस्म के हथियारों का इस्तेमाल, इसने उनको हर जगह विजय दिलाया।
फिर हम देखते हैं कि 492-93 के लगभग अजातशत्रु जो सम्राट बनने के लिए बहुत ही बेचैन थे और जिन्होंने कभी भी अपने शासनकाल में संबंधों को नहीं निभाया, वो बिंबिसार की हत्या कर देते हैं और खुद सम्राट बन जाते हैं। अजातशत्रु ने उसी विजय अभियान को चालू रखा जो उनके पिता बिंबिसार ने शुरू किया था और जिसका अंत फिर हम देखते हैं कि अशोक महान के समय कलिंगा युद्ध में होता है। कलिंगा को विजय करने के बाद ही यह विजय अभियान अशोक सम्राट के द्वारा बंद किया जाता है। तब तक ये लगातार चलता जाता है। फिर हम देखते हैं कि अजातशत्रु ने संबंधों का, जब उसने पिता की हत्या की तो उसने अपने मामा को भी नहीं छोड़ा। काशी को लेकर के दोनों में जो विवाद था उसका अंत इन्होंने परशुजीत को हरा करके किया और समझौते में न सिर्फ काशी पर पूरा संपूर्ण अधिकार प्राप्त किया वरन उनकी पुत्री से शादी भी की, एक वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। कौशल नरेश इनके नाना थे अजातशत्रु के, लेकिन उन्होंने इस संबंध को भी ध्यान में नहीं लाया और हम देखते हैं कि कौशल को जीत करके वो मगध साम्राज्य का एक हिस्सा बना देते हैं। इनकी मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि 460 से लेकर के 444 ईसा पूर्व तक 5 राजा गद्दी पर बैठे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण उदयन का नाम हमारे सामने आता है, जिन्होंने पाटलिपुत्रा की किलाबंदी किया और उसे राजधानी के रूप में स्थापित किया। फिर उसके बाद पाटलिपुत्रा ही मगध साम्राज्य का राजधानी बना रहा। इससे व्यापार गंगा नदी के कारण समुद्र तक का रास्ता मिल गया, व्यापार काफी उन्नत हो गया। फिर हम देखते हैं कि इसके बाद शिशुनाग आते हैं, नागवंश की शुरुआत होती है। शिशुनाग के बारे में कहा जाता है कि वो मगध साम्राज्य के एक उच्च अधिकारी थे, लेकिन जब मगध साम्राज्य के अंदर एक घोर अव्यवस्था फैल गई तो लोगों ने शिशुनाग को राजा बना दिया। शिशुनाग की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने जनजीवन जो अस्त व्यस्त था उसको एक अस्थायी रूप से उसका समाधान किया, व्यापार वगैरह को उन्नति दिया, सामरिक शक्ति को मजबूत किया और अवंती जो लगातार वैमनस्य था जिसके साथ, उसे जीत करके एक शत्रु को समाप्त कर दिया और उसे अपने राज में मिला लिया। फिर हम देखते हैं उसके बाद नंद वंश आता है, पद्मानंद। नंद वंश की जब शुरुआत होती है तो महापद्मनंद के बारे में हम जानते हैं कि अशोक से पहले इन्होंने भी कलिंग विजय किया था, यानी अपने साम्राज्य को इन्होंने उड़ीसा तक फैलाया था और महापद्म नंद ने वहां से विजय उपहार के रूप में जीना की मूर्ति लेकर के वापस आए थे। इससे स्पष्ट है कि इन्होंने काफी दूर तक साम्राज्य का विस्तार उस समय में किया था, एक विस्तृत
साम्राज्य बनाया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसका बुरा दिन धनानंद के समय आया। धनानंद के बारे में जो हमें ज्ञात होता है, खास तौर पर जब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं, जब हम चाणक्य के बारे में, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, कौटिल्य भी कहा जाता है, उनकी किताब को पढ़ते हैं जिसे अर्थशास्त्र कहा जाता है, या फिर विशाखा दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस को पढ़ते हैं, तब हमें जो चित्र उभर कर सामने आता है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि धनानंद बहुत ही अत्याचारी राजा थे और चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त जो भी कह लें आप, वो वही रोल प्ले करते हैं जो अलेक्जेंडर सिकंदर महान की जिंदगी में अरस्तू करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ये मगध साम्राज्य खत्म हो जाता है और मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य की मदद से होता है। आज के इस एपिसोड में हम यहीं अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जोहार।